गुड मॉर्निंग एवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज 21 जनवरी एंड डे इज़ फ्राइडे। कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल सकती है, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो स्टार्ट करने से पहले हमने एक नई चीज़ थोड़ी स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम ये 3 टर्म्स इस ग्लॉसरी में से कवर करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे टर्म्स इसके अंदर से कवर करे हुए हैं और ये पीडीएफ भी मैंने आपको पूरी टेलीग्राम पे शेयर करी हुई है। तो इसके अंदर हम आज स्टार्ट करेंगे पहली टर्म, दैट इज़ एन्युइटी। तो एन्युइटी का बेसिक मीनिंग जो यहाँ पर लिखा है वो थोड़ा सा कम मीनिंग है, इसके अलावा भी एक बात होती है। मैं पहले आपको यही बता देता हूँ। इसका मीनिंग यहाँ पर जो लिखा है वो ये है कि आप एक किसी पर्सन को या फॉर एग्जांपल बैंक को, आप बैंक को बहुत सारे पैसे देंगे एक साथ में लमसम अमाउंट के अंदर, और वो बैंक आपको फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह जो भी होगा वो कैलकुलेट करके फिर आपको वो ईयरली बेसिस पे पेमेंट करता रहेगा। ये एक ऐसा ही हो गया कि आपने बैंक को या किसी भी पर्सन को लोन दे दिया और वो आपको एनुअल पेमेंट्स या मंथली पेमेंट्स इस तरीके से कर रहा है। बट एनुइटी सिर्फ इतना ही नहीं होता है, हाँ ये भी होता है, बट इसके अंदर और भी एक एस्पेक्ट होता है कि फॉर एग्जांपल उल्टा, आपने किसी से लोन ले लिया या आप किसी को बस ऐसे ही पेमेंट्स कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं। जैसे अगर आपने पोस्ट ऑफिस स्कीम वगैरह देखी हो, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट करनी होती है और आपको एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट वहाँ पे मिल जाता है रिटर्न के अंदर। उसको हम FV बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। एंड ये जो आपने सभी पेमेंट की, इनकी आज की वैल्यू को PV ऑफ एन्युइटी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली जो भी आपने पेमेंट्स की वो एन्युइटी का अमाउंट हो गया, और जितने टाइम तक आपने पेमेंट किया वो एन्युइटी का पीरियड हो गया। तो आई होप आपको एन्युइटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अंदर दो ही कंडीशन होती हैं कि आपका फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए और फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम इंटरवल पे आप उसको पे करें या फिर रिसीव करें, कुछ भी करें। तो ये एन्युइटी का कॉन्सेप्ट हो गया। ना आगे चले तो अप्रेजल। अप्रेजल बहुत ही बेसिक टर्म है, ये कॉमन लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है प्रमोशन वाली सेंस के अंदर, कि किसी का प्रमोशन हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड अप्रेजल वगैरह। बट यहाँ पर जो अप्रेजल यूज़ किया गया है वो है कि वैल्यूएशन। तो किसी असेट की, जैसे किसी कंपनी की या फिर किसी रियल एस्टेट के किसी प्रोजेक्ट की या फिर इसी तरीके से किसी क्रिप्टो करेंसी वगैरह की भी वैल्यूएशन आज की डेट में निकाली जा रही है, तो वो अप्रेजल के अंदर आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड भी अप्रेजल की जगह वैल्यूएशन लिखा है। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये हमारा अप्रेजल या फिर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हुआ। बाकी आगे चले तो अप्रिसिएशन का मीनिंग होता है कि किसी भी असेट की वैल्यू में बढ़ना। अब यहाँ पे अगेन करेंसी लिखा हुआ है सिर्फ, क्योंकि जनरली करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात यूज़ की जाती है। बट अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे कि अप्रिसिएशन क्या होता है, तो वो आप सिर्फ डेप्रिसिएशन का अपोजिट मीनिंग कन्वे करेंगे कि असेट में वैल्यू का बढ़ना। तो इसके अंदर अप्रिसिएशन जैसे कैसे हुआ करेंसी के अंदर, अगर हम बात करें तो अगर $1 थे फॉर एग्जांपल 75 रुपीज़ के पहले, और अब $1 रह गए हैं 74 रुपीज़ के, तो ये एक तरीके से आपको नंबर कम होते हुए लग रहे होंगे यहाँ पर, बट यहाँ पर रुपी का एप्रिसिएशन हो रहा है, क्योंकि मैंने अगेन वही एग्जांपल है कि 75 रुपीज़ के अंदर आप $1 बाय कर सकते थे, बट अब आप सिर्फ 74 रुपीज़ के अंदर ही कर सकते हैं। ये इतना बड़ा जंप नहीं है, बट यहाँ पर आप ये समझें कि रुपी इससे स्ट्रेंथन हुआ है किसी ना किसी परसेंटेज के अंदर, बट हुआ है। तो ये बेसिकली अप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो गया यहाँ पर। अगर हम इसका उल्टा कर दें कि 74 था पहले, फिर 75 हो चुका है, तो ये डॉलर का एप्रिसिएशन हो जाएगा। इस तरीके से करेंसी में काफ़ी ज़्यादा टर्म चलती है, क्योंकि जनरली बाकी सारे जो असेट्स होते हैं वो ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट ही कर रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर करेंसी में ये टर्म चलती है। बाकी हमने एक और टर्म कल कवर कर ली थी, क्योंकि ये न्यूज़ के बीच में आ गई थी, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़। और इसके अलावा जो बाकी टर्म्स बचती हैं वो हम धीरे धीरे करके सारी कवर करते हुए चलेंगे। बाकी एक कल पता नहीं कैसे काफ़ी सारी कॉमन क्वेरी मुझे आ गई थी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और पर्सनल के ऊपर, कि यहाँ पर कुछ पर्सन्स हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है और आज की डेट में कोई कॉमर्स का कोर्स परस्यू कर रहे हैं या कोई BCom वगैरह कर रहे हैं, MBA वगैरह कर रहे हैं, तो उनका बैकग्राउंड नहीं है और उनको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है अपने कोर्स मैटर के अंदर, और थोड़ी बहुत न्यूज़ के अंदर भी होती है। बाकी तो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारे नोट्स हैं। बाकी इसके अंदर मैंने आज कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही बेसिक के अंदर एक एक दो दो पॉइंट्स और ऐड करें हर न्यूज़ के अंदर, और थोड़ी न्यूज़ का नंबर कम कर दिया है ताकि आपका थोड़ा ग्रास्पिंग बढ़ जाए। ये मेरे एंड से मैंने किया है। बाकी आपके एंड से मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड है उसने भी सिर्फ 2 साल ही 11th-12th के अंदर ही पढ़ा होता है, और वो इतना उसमें कुछ नहीं पढ़ाते हैं एज सच जो रियल लाइफ में ज़्यादा काम आ रहा होता है।
वो उसमें ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह ऐसा कुछ पढ़ा रहे होते हैं, कमर्शियल चीज़ों की। बस उसके अंदर अकाउंट्स एक चीज़ होती है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है और यूज़फुल रहती है। तो वो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं होती है उसके अंदर। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे और एक बार ऐसे ओपन माइंड से सोचेंगे कि मुझे समझ में आ जाएगा, तो आपको आराम से आ जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में डाउट होता है तो मैं तो अगेन आपको कहता ही हूँ हर बार कि आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई शायद ना भी कर पाऊँ, पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर बता दूंगा। अगर आज फ्राइडे है, कल वीडियो नहीं आएगी, तो मैं कल आपको वीडियो एक अलग से टेलीग्राम पे डाल दूंगा जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। थर्ड डे ऑफ लॉसेस टेक्स इंडाइसिस टू 2 वीक लोज। अब यहाँ पे बोला ही जा रहा है बेसिकली कि यहाँ पर तीसरे दिन लगातार स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है। अब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज तो होंगी जो बढ़ रही होंगी। तो ऐसे कुछ इंडेक्स बने हुए हैं जिसके बेस पे हम पूरी मार्केट को डिफाइन करते हैं। तो आप सभी को इनके नाम ज़रूर पता होंगे, सेंसेक्स एंड निफ्टी। इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, जो इतनी डिटेल तो नहीं है बट एक छोटी वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। वो मैं बस इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि अगर किसी को इसका मीनिंग ना पता हो तो वो देख के आप वापस इसके ऊपर आ सकते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी यहाँ पर बताए गए हैं कि ये दोनों ही कल, सेंसेक्स की बात करें तो 634 पॉइंट्स स्लिड कर गए। स्लिड मतलब नीचे गिरना। तो 634 पॉइंट्स कल गिर गए और ये कल पहली बार 9 सेशंस के अंदर, सेशन मतलब क्या होता है जिस दिन स्टॉक मार्केट ओपन रहता है, तो 9 सेशंस के अंदर 60,000 से नीचे पहली बार गिरा है। तो ये 2 वीक लोज के अंदर ही कैटेगरी फॉल कर गई। बाकी इसके अलावा निफ्टी कल 181 पॉइंट्स गिर गया। इसके बाद मतलब इतना गिरने के बाद ये भी 2 वीक लोज पे आ गया, मतलब 2 हफ्ते के अंदर सबसे कम पर, या आप कह सकते हैं न्यू ईयर के अंदर सबसे कम पर अभी तक वैल्यू पे पहुंच गए हैं। बाकी इसके अंदर रीज़न दिए हुए हैं। तो रीज़न इसके अंदर एक तो यही है, थर्ड वेव एक्सपेक्टेशंस। पर ये एक ऐसा रीज़न है जो इतना ज़्यादा सॉलिड अब नहीं बचता है, क्योंकि इतने ज़्यादा डिसरप्शन होते हुए हमें थर्ड वेव के नहीं देख रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। और भी कुछ रीजंस आएंगे आगे की न्यूज़ में इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हम वहाँ पर देखेंगे। मैंने यहाँ पर अगेन नहीं लिखा है ताकि रिपीटिशन ना हो इसके अंदर। एविएशन मिनिस्ट्री में डिस्कस 5G कंसर्न्स विद डीओटी। सबसे पहले डीओटी क्या होता है, तो डीओटी होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसके अंदर बेसिकली टेलीकॉम, अगर गवर्नमेंट को कुछ भी स्टेप लेना है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तो डीओटी ही मेन बॉडी इसके अंदर रहती है बेसिकली। तो ये डिपार्टमेंट हो गया इसका। अब इसके अंदर आप सभी को पता है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ चल रही है वो है 5G। 5G का रोल आउट इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर अब क्या हुआ है, मैं आपको पहले बैकग्राउंड देता हूँ। मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर बैकग्राउंड लिखा हुआ है पूरा। यहाँ पे हुआ क्या है, एयर इंडिया को अपनी 8 यूएस की फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं, मतलब जो इंडिया से यूएस जा रही थी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एयर वेव में डिसरप्शंस हो गए हैं। एयर वेव में डिसरप्शन का मीनिंग ये है कि वहाँ पर 5G के कुछ टावर्स ऐसे सेटअप हो गए हैं जिसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है कि वहाँ पर एयर वेव में ही दिक्कत आ गई है, और यहाँ पर ढंग से एयरप्लेन वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पाएगा हवा के अंदर, मतलब जब वो यूएस के लैंड्स के ऊपर जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर उनको कैंसिल करनी पड़ी है 8 फ्लाइट्स एयर इंडिया को। उससे हुआ क्या कि यहाँ पर कंसर्न इंडिया के अंदर भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्लाइट्स ऐसा कुछ कैंसिल करना पड़ा तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इससे दिक्कतें हो जाएंगी। और मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा सस्टेनेबल प्लान ये नहीं रहेगा फिर 5G को रोल आउट करना। तो यहाँ पर इसी वजह से क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एविएशन मिनिस्ट्री को कंसर्न आ गया उसके ऊपर। और एविएशन मिनिस्ट्री अब क्या करना चाह रही है, वो डिस्कस करना चाह रही है कि जो आप 5G की एयरवेव्स निकालोगे उससे कैसे एयरलाइन के जो ऑपरेशंस हैं वो पोटेंशियली हिंडरिंग हो सकते हैं, मतलब दिक्कत कॉज कर सकते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एविएशन मिनिस्ट्री के फेवर में ये ऑब्वियसली बातें नहीं है, तो उस वजह से ये इसको स्टॉप करवा रहे हैं। बाकी इसके अंदर 5G लॉन्च हैज़ कॉज फ्लाइट डिसरप्शन इन यूएस, ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या फ्लाइट डिसरप्शन हुई है। 8 फ्लाइट्स तो कैंसिल ही करनी पड़ी हैं, और आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फ्लाइट्स वहाँ पर गई होंगी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ रहे ही होंगे, और दूसरी नेशंस से जो फ्लाइट्स गई हैं वहाँ से भी कुछ इश्यूज़ हो सकता है रहे हों इसके अंदर। तो आई होप कोई पूरी न्यूज़ क्लियर हो गई होगी इसके अंदर। बाकी आगे चले तो HUL Q3 सेल्स अप 11%, प्रॉफिट राइजेस 17%। अब इसके अंदर बेसिकली बताया ये गया है कि यहाँ पर HUL के Q3 का रिजल्ट मैंने आपको कल बताया था कि कल आ जाएगा। एक्चुअली मतलब क्या था कि कल आ ही चुका था जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर। अब यहाँ पर इनकी सेल्स अप हो चुकी है 11% से, मतलब कि इनका टोटल रेवेन्यू 11% से बढ़ चुका है। बाकी इनका प्रॉफिट जो है वो 17% से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट का मार्जिन कहते हैं इसके अंदर।
सेल्स इनका फिर एक्सपेक्टेशन था कि सिंगल डिजिट के अंदर ही बढ़ेगा, 7 to 8% के आसपास बढ़ेगा, बट उसके अंदर भी ये एक्सपेक्टेशन था कि इनका जो प्राइसेस हैं, जो इनके जो गुड्स एंड कमोडिटीज़ के, उसकी वजह से इनके सेल्स के अंदर मेन इंक्रीज़ आएगा। तो ऐसा ही हुआ है, इनकी रिपोर्ट के अंदर भी यही आया है। वॉल्यूम ऑफ द सेल्स जो होती है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, रेवेन्यू जो होता है किसी कंपनी का वो क्या होता है कि टोटल आपने कितना सामान बेचा, दैट इज़ वॉल्यूम, इनटू में टोटल आपने कितने प्राइस पे बेचा या एवरेज कितने प्राइस पर बेचा। तो उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल सेल्स आ जाएगा। तो अगर आपको टोटल सेल्स में ग्रोथ देखनी है तो आप क्या देख सकते हैं, आप यही दोनों फैक्टर्स देख सकते हैं। हो सकता है किसी का वॉल्यूम में इंक्रीज़ आया हो किसी कंपनी का, और हो सकता है किसी कंपनी के प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स में इंक्रीज़ आया हो। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज़ और मतलब जो है वो उन्होंने कंपेयर किया हुआ है प्राइस ऑफ इंक्रीज़। तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आया है सिर्फ 2% से, जितना प्रीवियस ईयर में था, या ऐसा कहना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के थर्ड क्वार्टर के अंदर था। और अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो प्राइस हाइक्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है, जिसकी वजह से मेन ये सेल्स की ग्रोथ कॉज हो पाई है। तो ये एक अपने आप में आपको सभी को सेंस भी हो रहा होगा कि अच्छी बात नहीं होती है कि आपका सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से ग्रोथ हो रही है कंपनी की, ये एक नॉमिनल ग्रोथ का इशारा होता है। बाकी इसके अंदर स्टॉक इसी वजह से इनका 2.13% डाउन चला गया सिंगल डे के अंदर कल ही। तो ये इसकी एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, या फिर एक इसका रिजल्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं। आगे चलो यहाँ पर विद ग्रोथ पैक्ड HUL नीड्स टू बी बॉक्स्ड इन इन्फ्लेशन। तो ये एक HUL के रिजल्ट्स की ही एक और न्यूज़ है इसके अंदर। इसके अंदर बोला ही जा रहा है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट जो हुई है, मतलब आपको जितना प्रॉफिट बचता है हर अपना सामान बेच करके, तो वो इम्प्रूवमेंट आपकी 100 BPS से हुई है। BPS मतलब बेसिस पॉइंट सिस्टम, इसका बहुत बेसिक मीनिंग होता है 100 BPS इज इक्वल टू 1%। या फिर आप थोड़ा और याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि 1 BPS इज इक्वल टू 0.01 ऑफ अ परसेंटेज। मैं परसेंटेज यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ। तो ये 100 BPS के अंदर 1% का बेसिकली ग्रोथ रहा है इसके अंदर द मार्जिन के अंदर। इसी की वजह से क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट इनका इंक्रीज़ हुआ है 17% से, जो हमने ऊपर भी देखा था यहाँ पर। और हमने ये भी देखा था कि आपका रेवेन्यू 11% से बढ़ा है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है ग्रोथ अकॉर्डिंग टू एवरी सेक्टर अकॉर्डिंग अंडर FMCG। तो FMCG के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, जैसे आपका पर्सनल केयर, ब्यूटी, और बहुत सारे और भी आपके होम केयर और ये सब काफ़ी सारे आते हैं, मतलब ईटेबल्स वगैरह। तो हर सेक्टर का ग्रोथ, हर सेक्टर के अंदर कंपनी ने कितना कितना मार्केट शेयर ले रखा है, कितना कितना ग्रोथ रहा, वो सब कंपनी का दिया हुआ है आर्टिकल के अंदर। बट वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ नहीं रह जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने ये बात लिख दी है। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप बहुत ही ईजी के अंदर लिखा हुआ है भाषा के अंदर, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर ही आपको मिल जाएगा। और ये 5th पेज के ऊपर ये बात लिखी हुई है। आगे चलें तो यहाँ पर बजट, इनमें क्या होता है कि यहाँ पर बजट में एक्सपेक्टेड ये रहता है कि इंडिविजुअल इनकम जो है वो बढ़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि बजट के अंदर मतलब जो गवर्नमेंट है उसका मेन कंसर्न एक रहता ही है ऑब्वियसली कि यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम को हम बढ़ा सके ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ सके। तो बजट में इंडिविजुअल इनकम बढ़ते ही जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर अपनी FMCG गुड्स के ऊपर ही करेगा, जो पहले इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स है FMCG के अंदर या ईटेबल्स के अंदर स्पेसिफिकली, जो वो नहीं कर पा रहा था कंज्यूम, तो वो अब करने लग जाएगा। तो ये चीज़ें, ये पहला फैक्टर है इसका, किस चीज़ का मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा फैक्टर है यूनिलीवर रीवैम्प। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि यूनिलीवर एक ग्लोबल एंटिटी है, जिसका एक आर्म है, एक काफ़ी बड़ा आर्म है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि HUL नाम से भी अब जाना ही जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अब उसका एक्चुअली में नाम नहीं है। अब यहाँ पर HUL जो है उसका एक इंडियन आर्म है, जिसके थ्रू वो इंडिया में पूरे ऑपरेशंस करता है। अब यहाँ पर जो ओनरशिप पैटर्न इन दोनों के बीच में है, इसको वो थोड़ा रीवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पे, मतलब ये दूसरा फैक्टर हो गया, इन दोनों ही बेसिस पे इस स्टॉक के ऊपर और इस पूरी कंपनी के ऊपर एज अ होल इम्पैक्ट होएगा आगे चल के। और इंडिविजुअल इनकम में जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज बजट में बताया जाएगा, वो चीज़ अगर होती है, फ्यूचर में रियलाइज़ होती है, तो इसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया। निफ्टी जिटर्स ऑन स्पाइक इन US यील्ड्स कैन टर्न इनटू अ चीयर। तो ये यहाँ पर काफ़ी सारे और रीजंस दिए हुए हैं उसी सेम इन्फॉर्मेशन के, कि यहाँ पर निफ्टी में जो जिटर आया है, जिटर मतलब कि थोड़ा डिक्रीज कर गया है निफ्टी। तो ये काफ़ी सारे फैंसी वर्ड्स लिखे जाते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बट हाँ, ये थोड़े बहुत सेंस बनाने के लिए यूज़ कभी कभी किए जाते हैं। अब इसके अंदर बोला ही गया है कि यहाँ पर US यील्ड्स बढ़ गई हैं। US यील्ड का मतलब क्या होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है US के बॉन्ड्स के ऊपर, तो वो उसमें थोड़ी इंक्रीज़ आया है इसके अंदर।
तो वहाँ पे क्या हुआ है, मैंने आपको अगेन पहले बताया हुआ है, वैसे तो मैं एक बार वापस से को आपको बता देता हूँ। यूएस में बॉन्ड्स का यील्ड बढ़ा, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी दुनिया क्या करने लग जाएगी, यूएस के बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग जाएगी। अब मैं आपको एक बार डायग्राम ही थोड़ा बना देता हूँ। तो यूएस के बॉन्ड्स के अंदर काफ़ी सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने लग जाएगी जो पहले नहीं करेगी। अब बॉन्ड के जो होल्डर हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो कंपनी है, या जो भी इशू कर रहा है वो है यहाँ पर, जो यहाँ पे मेनली फेडरल रिजर्व बैंक है, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू क्या करेगा, वो कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। अब कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो जनरली क्या होता है कि कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर एक इंक्रीज़ देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारे और लोग स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा डालने लग गए। तो उसकी वजह से यहाँ पर दूसरे स्टॉक मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैं, या जो जहाँ के इन्वेस्टर्स यूएस के मार्केट के अंदर पैसा डाल रहे हैं, वहाँ के उनके खुद की कंट्री के जो स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हैं या स्टॉक मार्केट्स हैं, उनके अंदर इश्यूज आ गए यहाँ पर। क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही बेसिक बताऊँ, ये सब मनी गेम चल रहा है। तो मनी गेम के अंदर आपका नेशनल पेट्रोटिज्म नहीं आता इतना आगे। अगर आपको मार्केट के अंदर दिख रहा है कि मुझे 10% रिटर्न मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर, और मुझे 12% रिटर्न मिल जाएगा यूएस मार्केट के अंदर, तो आप आंख बंद करके यूएस मार्केट पे ही जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडियन मार्केट के अंदर कल काफ़ी बड़ा एक फॉल आ गया है, और जो 2-3 दिन से कंटिन्यू होते हुए हमें दिख रहा है। अब इसके अंदर राइज इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स, ये इसका मेन रीज़न है। जो इसकी वजह से कैसे आपका निफ्टी में जिटर आया है, ये मैंने आपको समझा दिया है। स्पार्क्ड नर्वसनेस इन ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स, तो ये भी मैंने आपको अगेन बता दिया है कि इसकी वजह से नर्वसनेस हो गई है आपके ग्लोबली मार्केट के अंदर पूरे, और इंडियन मार्केट के अंदर स्पेशली इसके अंदर। और बाकी पास्ट ट्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बहुत ही अच्छी स्टडी कंडक्ट कराई है इसके अंदर, कि जब भी बॉन्ड यील्ड्स राइज होते हैं, जैसे अभी हुए हैं, तो इस वजह से आपका कितनी बार इंडियन मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है थोड़े लॉन्ग टर्म के अंदर। थोड़ा लॉन्ग टर्म मतलब मीडियम टर्म के आसपास हो सकता है, यानी 1 साल के अंदर अंदर कैसा इम्पैक्ट पड़ा है। तो 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स इसमें ग्रोथ ही हुई है इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि इवेंचुअली लोग मतलब सही जगह पे पैसा डालने लग जाते हैं वापस से, और सब इन्वेस्टमेंट वगैरह वो प्रॉपरली होने लग जाती है। तो यहाँ पर ग्रोथ वापस से होने लग गई है, मतलब ग्रोथ वापस से होने लग सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशन हम लेके चल सकते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स को देखेंगे, न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे, तो उसके अंदर तो ईयर और कितने कितने टाइम तक जो मार्केट के अंदर ये जो बॉन्ड के यील्ड्स थे वो बढ़े हुए थे, उसके अंदर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ इंडियन मार्केट के ऊपर, वो सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। SEZs may be able to sell goods in domestic market। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ SEZ क्या होते हैं। SEZ मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक ऐसे सेंटर्स बनाए हुए हैं, मैं आपको पहले फैक्ट्स ही बता देता हूँ थोड़े। आज की डेट में इंडिया के अंदर 8 ऐसे SEZs बने हुए हैं, जिसके अंदर एग्जांपल्स हैं यहाँ पर सेंटा क्रूज मुंबई के अंदर, कोचीन केरला के अंदर, कंडला, सूरत, नोएडा, चेन्नई, विशाखापट्टनम, फलता। अगर आपको इसके अंदर फलता नहीं पता तो फलता मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल एरिया के अंदर पड़ता है। अब यहाँ पे ये सारी जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब स्टॉक्स की ट्रेडिंग नहीं है, जो गुड्स एंड कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पर एक काफ़ी सिस्टमेटाइज्ड मैनर के अंदर हो सकती है। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि इंडिया या पूरी कंट्री के अंदर बेसिकली जो आपका ट्रेड है, जो बिज़नेस है, उसका थोड़ा प्रमोशन हो सके। यहाँ पे बाहर के सेलर्स भी आते हैं जो अपना प्रोडक्ट डालते हैं इसके अंदर, और वो सेल हो सकता है इजीली, मतलब यहाँ पर ड्यूटी फ्री तरीके से। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। अब SEZ के अंदर एक नया एक्ट लाने की डिमांड करी गई है इसके अंदर। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जैसे अभी SEZ का स्ट्रक्चर चल रहा है इंडिया के अंदर, तो वो SEZ के उससे जो गुड्स आए यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर नहीं बेचे जा सकते, कम से कम इलीगली मतलब कम से कम लीगली नहीं बेचे जा सकते। तो उसके अंदर यहाँ पर क्या है कि एक नया एक्ट लाने की गवर्नमेंट बात कर रही है, जिसके अंदर जो बेसिकली पूरी SEZ के लिए एक एक्ट अभी बना भी हुआ है, तो उसको हटा करके वो उसको पूरा रिप्लेस करेगा। और उसके अंदर मेन पार्ट जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, जो मेनली पुश कर रही है नए एक्ट के लिए SEZ का, जो मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट अमेंडमेंट करना चाहे, बट ये इंडस्ट्री चाहती है कि नया एक्ट ही आ जाए पूरा का पूरा। तो नए एक्ट के अंदर ये चाहते हैं कि यहाँ पर मेन पावर यही हो कि जो SEZ से गुड्स आए हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी सेल हो सके। तो ये यहाँ पर पूरी यही न्यूज़ थी। अगर आपको SEZ नहीं समझ में आया तो आप एक बार मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी सब इसमें ना आगे चले तो यहाँ पर STT mop-up target for financial year 2023 likely to be raised to 21,000 crore।
अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेसिक टर्म्स के अंदर बताता हूँ पहले STT क्या होता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये STT की फुल फॉर्म है। ये अगर आप कोई भी जैसी सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या अदरवाइज, तो अगर आप उसको बाय करते हैं तो ये आपको एक एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ता है कि आपने इस सिक्योरिटी के अंदर ट्रांजैक्शन किया है। अब क्योंकि सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के ऊपर ही टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों टाइम्स आपके ऊपर बर्डन डालेगा। अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तब भी आपको STT पे करना पड़ेगा, और अगर आप बेचते हैं तो भी आपको STT पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स हैं जैसे अपस्टॉक्स वगैरह वो सब हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत ही कम STT तो उसकी वजह से आपको बहुत ही कम STT अब पे करना पड़ता है। 0 पॉइंट समथिंग समथिंग 0% पे, 0.00 समथिंग ऐसे परसेंट में ही पे करना पड़ता है सिर्फ। काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ आपका जाता है इसके अंदर। बट इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे क्योंकि ट्रेड्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर STT का अगर मैं आपको मॉपअप बताऊँ, यहाँ पर उसी की बात की गई है कि कितना STT इंडिया के अंदर बजट के अंदर एस्टिमेट निकाला जाता है और उसके बेसिस पे कितना कैलकुलेट असल में हुआ है। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें जो अभी गोइंग ऑन है, तो इसके अंदर बजट का एक्सपेक्टेड था 12,500 करोड़ रुपीज़ का STT कलेक्ट होगा इंडिया के अंदर, और ये डबल के आसपास जा चुका है। 19,860 करोड़ रुपीज़ का ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, और अभी फरवरी और मार्च का पूरा मंथ बचा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये फिगर्स हैं यहाँ पर। अब इसी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो एक्सपेक्टेड फिगर आई है STT की, वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 21,000 करोड़ रुपीज़ पर पहुँच जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर ये है, और मेनली इन्होंने रीज़न जो बताया है इसका यही है, बेसिक रीज़न कि रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ने की आशंका है। होप यही है कि यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन और जितना है कम से कम उतना ही रहे, तो भी ये तो इजीली अचीवेबल फिगर दिख रही है, क्योंकि 19,000 करोड़ 20,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी ये फिगर पहुंच चुकी है। अभी आपके 2 मंथ्स भी बचे हैं इसके अंदर, और 21,000 करोड़ इन माय पर्सनल ओपिनियन ये बहुत ही अचीवेबल एक फिगर लगती है। अब यहाँ पर मॉपअप एक वर्ड यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। मॉपअप मतलब मॉपअप वैसे होता है पोछा लगाना, तो वो इसी सेंस के अंदर यूज़ किया गया है कि कितना टोटल कलेक्ट हो सकता है आपका जो STT का टारगेट है इसके अंदर। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो बाकी किसी न्यूज़ के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।